Welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember that we do not address company-specific queries. You can call us on 2331-4444 and 2371-7106. For listeners calling from outside Delhi, please prefix the Delhi STD code 011 in front of these numbers. I am Anubha Rohatgi and with me is my co-anchor in Hindi, Vishal Sharma. नमस्कार, मार्केट मंत्र में आप सभी का स्वागत। प्रतिदिन की तरह कार्यक्रम में ताजा आर्थिक समाचार आप तक लाएंगे। आज सोमवार है और कार्यक्रम में आपके सवाल भी लेंगे। आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी विषय पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। यहां बता दें कि कार्यक्रम में किसी कंपनी विशेष या स्टॉक के बारे में जानकारी नहीं दी जाती है। आप टेलीफोन नंबरों 23314444 और 23717106 पर सवाल पूछ सकते हैं। दिल्ली से बाहर के श्रोता इससे पहले एसटीडी कोड 011 जरूर लगाएं। सवालों के जवाब देने और चर्चा के लिए आज स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक विशेषज्ञ डॉक्टर यामिनी अग्रवाल। डॉक्टर यामिनी, नमस्कार, स्टूडियो में आपका स्वागत। नमस्कार, धन्यवाद। सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं अनुभा रोहतगी। Thank you, Vishal. Domestic indices log modest losses. Sensex closes below the 58,000 mark. Nifty settles below 17,250 level. Gold declines to trade around 51,275 rupees per 10 gram for December contract at MCX. And Brent crude slips to $97 per barrel. प्रमुख घरेलू शेयर बाजारों में हल्की गिरावट दर्ज। सेंसेक्स 58,000 से नीचे हुआ बंद। निफ्टी 17,250 के स्तर के नीचे आया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में सोने का दिसंबर वायदा मूल्य कम होकर 51,275 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास रहा और ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें गिरकर $97 प्रति बैरल के स्तर पर आईं। सबसे पहले बात शेयर बाजार की। प्रमुख घरेलू शेयर बाजारों में आज हल्की गिरावट रही। वैश्विक शेयर बाजारों से मिले कमजोर संकेतों के बीच सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 58,000 से नीचे बंद हुआ, जबकि निफ्टी 17,250 के स्तर से नीचे आ गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 0.34% के नुकसान से 200 अंक गिरकर 57,991 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.43% की मंदी से 74 अंक फिसलकर 17,241 पर आ गया। विस्तृत बाजार की बात करें तो बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.87%, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स 0.58% नुकसान में रहे। The Sensex and the Nifty today logged modest losses. Both indices fell amid negative cues from global share markets. The Sensex closed below the 58,000 mark, while the Nifty settled below the 17,250 level. The Sensex declined 200 points or 0.34% to finish at 57,991. The Nifty fell 74 points or 0.43% to end at 17,241. In the broader market at the BSE, the mid-cap declined 0.87%, while the small-cap index fell 0.58%. In the Sensex pack, shares of 11 companies gained, while 19 companies fell. Axis Bank was the top gainer as it added 2.8%, followed by TCS, which gained 1.8%. Maruti climbed 0.9% and Wipro added 0.8%. On the other hand, Asian Paint ended 2% down and Titan declined 1.9%. ITC fell 1.8%. In sectoral indices, 2 sectors logged gains while 18 logged losses. The IT sector surged 0.9% and tech index gained 0.7%. On the other side, consumer durables declined 1.4%. Power and services, both sectors fell 1.3% each. The overall breadth of the BSE trade was negative as shares of 1,360 companies gained, while 2,207 fell. Shares of 162 companies remained unchanged. और रुपए के प्रदर्शन पर नजर डालें तो अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 1 पैसा मजबूत होकर 82 रुपए 32 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। विश्व की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स अंतर्देशीय कारोबार में 0.32% बढ़कर 113.15 पर कारोबार कर रहा था।
हमारे आज के पहले श्रोता जयपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं जितेंद्र। जितेंद्र जी, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत। सवाल पूछिए अपना। हाँ, हेलो, धन्यवाद। हाँ सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे मैं देखता हूँ कि दो तरह का आईपीओ आता है, एक आईपीओ है एसएमई। तो एक जो आईपीओ होता है मिनिमम 15,000 के अंदर में रहता है, और दूसरा मैं देखता हूँ 1,20,000 तक का रहता है। तो वो कैसा आईपीओ होता है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। जी देखिए, दोनों ही आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर्स होते हैं। जो भी आईपीओ निकालती है कंपनी, वो अपने शेयर्स को बेचती है और उसके बैंड्स आइडेंटिफाई करती है, और उस बैंड के अंदर आपको शेयर्स के एलोकेशंस होते हैं प्रो रेटा बेसिस के ऊपर, बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू, या फिर वो अपना प्राइस आइडेंटिफाई करके आपको वो ऑफर करती है। आईपीओ एक ही तरह का होता है, उसकी अलॉटमेंट्स डिफरेंट हो सकती हैं। जी, और आईपीओ में अगर कोई निवेश करना चाहता है तो उसको हायर प्राइस बैंड पे जाना चाहिए या लोअर प्राइस बैंड पे निवेश करना चाहिए? जी देखिए, ये डिपेंड करता है कि वो आईपीओ को किस तरीके से वैल्यू करता है। आईपीओ की जो इंट्रिंसिक वर्थ है उसको देख करके आपको प्राइस बैंड आइडेंटिफाई करना चाहिए, और अपना जो कोट आप दे वो उसी पे निर्भर करे कि आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है। And the next caller is from Mumbai, Nikhil. Nikhil, welcome to the program. Please ask your question. Good evening to the team. I have two questions. The first one is, can an individual like myself can we invest into GSEC bonds, and is it a prudent thing to do? And does it have a secondary market where we can sell it? First thing. The second is, what is the take on the banking sector overall in the market, and what is the growth prospects for the banking sector overall? Thank you. As an individual, GSECs are going to be open for the retail investor now. GSECs are available for the individuals to invest. Where when we talk about individuals investing, usually they start with the RBI bonds that are there. तो वहाँ पे वो निवेश कर सकते हैं। अब रिटेल मार्केट के अंदर GSECs को खोला जा रहा है। बैंकिंग सेक्टर को अगर आप देखें तो ओवरऑल जो बैंकिंग सेक्टर है वो काफी हद तक अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। एनपीएस हाल ही में कुछ बढ़ गए थे कोविड के दौरान, पर क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट्स है उसका स्प्रेड काफी रहा है, तो बैंकिंग सेक्टर को काफी फायदा हुआ है। बैंकिंग सेक्टर को इससे भी फायदा हुआ है क्योंकि काफी हद तक जो क्रेडिट ऑफटेक है वो भी बढ़ा है। And you were asking about, Nikhil, about the GSEC investment, investing in GSEC bonds. So there is a platform which is offered by the RBI, which is the RBI Retail Direct. That is the platform through which you can invest in GSEC bonds, and anyone can buy them online. जी डॉक्टर, हमने यहाँ बैंकिंग सेक्टर की बात हो रही है, जिस तरीके से रेपो रेट बढ़ती चली जा रही है, उसे देखते हुए क्या आपको लगता है कि क्रेडिट ग्रोथ जो है बैंकों की, उस पर असर पड़ने की संभावना है कुछ? जी देखिए, क्रेडिट ग्रोथ पे तो फर्क पड़ता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स जब बढ़ते हैं तो किसी भी कैपिटल की प्राइस बढ़ जाती है, तो जितना हम निवेश करने वाले होते हैं उससे कम निवेश करते हैं, क्योंकि उसका इंटरेस्ट बर्डन बढ़ जाता है। पर निवेश के लिए सबसे जरूरी चीज होती है कि जो है उसका आरओआई कितना होगा। अगर आरओआई आपके इंटरेस्ट रेट को जो है पूरी तरीके से अब्सॉर्ब कर पाता है और उस पर भी रिटर्न दे पाता है, तो लोग निवेश करना नहीं छोड़ते और ज्यादा से ज्यादा निवेश करते हैं। एंड कमिंग बैक टू द इन्वेस्टमेंट इन GSEC bonds, for those who are interested, the website to do that is www.rbiretaildirect.org. And now we have the next caller from Kolkata, Abhi. Abhi, welcome to the program. Please ask your question. हेलो, नमस्ते। जी नमस्ते, सवाल पूछें। कि आप थोड़ा एग्जांपल देके अगर बताएंगी तो बहुत अच्छा रहेगा कि पास्ट में शेयर मार्केट में जब इंटरेस्ट रेट अभी जैसे बढ़ रहा है, जब कम होता है नेक्स्ट 1-2 साल में शेयर मार्केट में क्या हुआ था पास्ट में, और इन्फ्लेशन जब आया था और गया था तब क्या हुआ था। मैं जानना चाहता हूँ कि अब बैड टाइम है तो कैसे होता है अतीत में। थैंक यू। जी देखिए, इंटरेस्ट रेट स्टॉक मार्केट में नहीं बढ़ता। जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है वो आरबीआई के द्वारा बढ़ाया जाता है, जिसका मतलब होता है कि आपके जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनके ऊपर रेट बढ़ जाता है, चाहे वो एफडी हो, चाहे बैंक का लोन देना हो, या कोई भी। जब ये इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो उसका सीधा असर इन्वेस्टमेंट्स पे पड़ता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ने से वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंसिव हो जाती हैं और लोग कम निवेश करते हैं। माना जाता है कि जब इन्फ्लेशन ज्यादा से ज्यादा बढ़ रहा होता है और वो काबू में नहीं आता, तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है ताकि वो इन्फ्लेशन को काबू में ला सके।
और उसका मुख्य तौर पे कारण यही रहता है क्योंकि इन्फ्लेशन सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है पोरेस्ट ऑफ द पुअर को, और उनको बचाने के लिए ये कदम उठाए जाते हैं। इसका सीधा असर इन्फ्लेशन का जो अगर हम देखें तो वो कॉर्पोरेट अर्निंग्स पे भी पड़ता है, क्योंकि कॉर्पोरेट्स इन्फ्लेशन को इस्तेमाल करते हैं अपनी प्राइसेस को बढ़ाने के लिए और उसमें मुनाफा कमाते हैं, जिसका रिजल्ट हमें अर्निंग्स पे मिलता है। और जो वेरिएबल सिक्योरिटीज होती हैं जैसे इक्विटीज, उनकी प्राइसेस आपको बढ़ी हुई दिखेंगी जब भी इन्फ्लेशन आएगा। जी, कोलकाता से प्रणब फोन लाइन पर है अपने सवाल के साथ। प्रणब जी, कार्यक्रम में स्वागत, सवाल पूछिए। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। माय क्वेश्चन इज स्टॉक शेयर वैल्यू of a particular stock is always changing. Every day it is changing. So what is the basis for calculation of the dividend yield? Thank you. Well, when we talk about dividend yield, it will depend upon the price that you have paid for it. Dividend again is paid on the share's face value. So whatever is the face value of the share, on that the dividend is paid. But when you purchase it for a particular price in the market, you will then take that price vis-a-vis the dividend to calculate your dividend yield. And the next caller is from Thane, Gurunath. Mr. Gurunath, welcome to the program. Please ask your question. जी मैम नमस्कार। नमस्कार, सवाल पूछें अपना। जी एमएनए मैम को भी नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ मैम, मेरा सवाल था हमारे देश का जो टूरिज्म है उसके बारे में है मैम। मैडम, कई देशों के जो छोटे छोटे देश है जैसे मालदीव हो गया, मॉरिशस हो गया, श्रीलंका वगैरह, तो उनकी जो अर्थव्यवस्था है तो वो ये पर्यटन पे ही चलती है, टूरिज्म की चलती है। तो हमारे देश में तो बहुत सारी संभावनाएं हैं। हमारे देश में पर्यटन स्थल जो टूरिज्म डेस्टिनेशन जो पैलेस है तो बहुत सारे हैं। तो मैम क्या मतलब हमारे देश में सरकार इसके क्या विजन है क्या कोई, मतलब ये इसको बढ़ावा देने के लिए? इससे तो विदेशी मुद्रा भी बढ़ती है देश में। जी बिल्कुल, सरकार का कंटिन्यूअस सपोर्ट रहता है टूरिज्म को, और कोशिश की जाती है कि टूरिस्टिक स्पॉट्स को या हेरिटेज साइट्स को या जो है डोमेस्टिक टूरिज्म हो या अंतर्राष्ट्रीय टूरिज्म हो, इन दोनों को बढ़ावा दिया जा सके। इसके लिए टूरिज्म मिनिस्ट्री भी होती है जो समय समय पर बहुत सारे कार्यक्रम रखती है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हो चाहे वो डोमेस्टिक लेवल पे हो, ताकि टूरिज्म को बढ़ावा दे सके। जी, और सरकार के स्तर पर भी मेडिकल टूरिज्म को खासतौर पर बढ़ावा देने के लिए बहुत प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे अगले कॉलर गौतम दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौतम जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत, सवाल पूछिए। धन्यवाद, नमस्कार आप सभी को। यामिनी मैम, पर्टिकुलरली कुछ टाइम से 6-7 महीने के टाइम फ्रेम में कुछ आईपीओज आए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के, जिन्होंने अपने प्राइस बैंड काफी हाई रखे थे, लेकिन जब लिस्टेड हुए तो वो लॉस में ओपन हुए, including one of the biggest life insurance organization. So जो अदर सेक्टर्स के भी इंस्टीट्यूशंस आए, इनका परफॉर्मेंस काफी डाउन है, प्रॉफिटेबिलिटी काफी डाउन है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट LIC, बट आई एम टॉकिंग अबाउट अदर प्लेटफॉर्म्स लाइक वॉलेट एंड ऑल दोज थिंग्स, यू कैन इजिली रिमेम्बर देम। बट उनकी परफॉर्मेंस जो कंटिन्यूसली डाउन है, और ये प्राइस बैंड का प्रोसेस है, क्या इसको मोर रेगुलेटेड नहीं किया जा सकता इन लॉन्ग रन की, सो दैट investors should not be feel violated after investing in them? And second thing, NFO क्या होता है और how to invest and it is safe or not? ये अगर आप गाइड कर पाए तो बहुत बहुत अच्छा होगा। देखिए, जब हम आईपीओ की बात करते हैं तो आईपीओ में अब प्राइसेस कंपनीज डिफाइन नहीं करके देती, वो एक बुक बिल्डिंग प्रोसेस के द्वारा जाती हैं, जिसमें इन्वेस्टर्स ही अपने कोटेशंस देते हैं और वेटेड एवरेज पे वो निकलती है प्राइस। इसलिए जो इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो इनबिल्ट होती हैं इन टर्म्स ऑफ द प्राइस। जब लिस्टिंग की जाती है और उस पर ट्रेडिंग होती है, वो भी इन्वेस्टर्स एक्सपेक्टेशन पे होती है। इंट्रिंसिक वर्थ से कितना इन्वेस्टर्स उसे एक्सपेक्ट करते हैं, उसी के बेसिस पे आईपीओज के प्रीमियम्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं। माना जाता है कि जब वो ओवर प्राइस्ड होते हैं तो लिस्टिंग के दौरान जो है आपको कमी नजर आती है और उसका असर इन्वेस्टर्स पे पड़ता है। पर ये जरूरी बात होती है कि जो भी आईपीओ में आप निवेश करें उसकी इंट्रिंसिक वर्थ देखें और उसका ग्रोथ देखें, क्योंकि ये नए ऑफर्स होते हैं और कंपनीज में ग्रोथ की संभावनाएं ज्यादा होती हैं, तो ये आगे चल करके आपको मुनाफा दे, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए।
न्यू फंड ऑफर जो होता है वो म्यूचुअल फंड्स में आता है, और आपका कोई भी नया फंड आता है उसके लिए वो जो ऑफर डॉक्यूमेंट होता है कि वो कहाँ निवेश करेंगे और कैसे निवेश करेंगे वो बताते हैं, चाहे वो ओपन एंडेड हो या क्लोज एंडेड हो. And we have the next caller from Delhi, Anil Ahuja. Mr. Ahuja, welcome to the program. Please ask your question. Anil ji, सवाल पूछिए अपना. We seem to have lost contact with. जी, हमारा संपर्क जब तक इनसे दोबारा होता तब तक हम अगली खबर का रुख करते हैं. And that is coming from Mumbai. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal attended the listing celebration of the 400th company in the BSE SME platform in Mumbai today. With the listing of 8 new companies in the exchange's SME platform, the BSE SME platform has achieved the milestone of 400 listed companies. Union Minister Piyush Goyal rang the ceremonious bell today to mark the special occasion. He said the 400 companies are an important milestone for the BSE SME platform, and BSE SME could also become a springboard for companies to get into the main exchange. Stating that the BSE SME platform has huge potential, he urged the exchange to get this ecosystem known across the world. श्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारतीय निवेशकों ने दुनिया को दिखाया है कि इक्विटी बाजार की संस्कृति को अब देश में बड़े पैमाने पर बढ़ावा मिल रहा है. उन्होंने कहा कि भारत की जोखिम लेने की क्षमता बढ़ रही है. श्री गोयल ने कहा कि लंबे समय से भारतीय शेयर बाजारों में निवेश करने वालों ने अच्छा लाभ कमाया है. उन्होंने कहा कि जब देश स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे करेगा तब वो 30 से 32 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा. And meanwhile, we've been connected with our next caller from Mumbai, Pankaj. Pankaj, welcome to the program. Please ask your question. Hi, good evening. I have two questions. First one is many countries are kind of blaming countries like US for recession fears and for pumping in money during COVID and also currency. But even the rally which was there post COVID was also there maybe because of them and other economies followed. So do you agree with that? Secondly, what should be the ideal equity to mutual fund ratio if you compare, and how do you decide that? Thank you. जी देखिए, as what you talk about the US being blamed, they are primarily stating that the US has been taking the lead in terms of hiking the interest rates, and it is believed that because of the COVID period, the circumstances have been very difficult in the economy. The economic growth rates went negative. The GDP rates were negative, and it took a lot of time for the recovery. For which most of the central banks provided for an accommodative stance of monetary policy so that the economy recovers first of all and provides the necessary impetus for the growth. However, because US has been increasing the rates, it has been also seen that many other countries have been following the suit, and hence there has been a shift from most of the central bank stance of accommodative to neutral to tightening, so which is posing a lot of difficulties in terms of the recoveries as well as the growth of many economies. But again, what one needs to understand is that since US is targeting and to tame its inflation, many other economies struggling with inflation are also trying to do the same. As far as equity and mutual fund relation is concerned, usually there is a rule in the personal finance that 100 minus your age is a particular ratio that you can utilize in investing your equity. So that is how aggressive you can be while you're making investments. Again, there are different mutual funds which provide for different ratios of investments in mutual funds, debts and other securities. So you can opt for them accordingly. आशीष मुंबई से अपना सवाल पूछना चाहते हैं. हेलो, गुड इवनिंग. मुझे पूछना था यहीं से दो क्वेश्चन. एक तो ये हम जो निफ्टी SGX बोलते हैं, सिंगापुर निफ्टी, ये मिमिक करता है हमारे निफ्टी को, तो ये ऐसा क्यों है? और सेकंड, ये डॉलर इंडेक्स क्या है? मतलब आजकल देखते हैं बढ़ रहा है, कभी 114 या 110, क्या है? थैंक यू. जी, dollar index is the particular ability of the dollar vis-a-vis the other currencies in terms of the movement of the dollar vis-a-vis the other currencies. Basically, when dollar increases in its value, the dollar index increases, which indicates the dollar is strengthening vis-a-vis other countries.
As far as Singapore Nifty is concerned, we usually use the indexes in terms of the relation with their markets, and that is what it is again reflective. When we say that one index is reflecting the other, we usually say they are correlated with each other. And the next caller is already with us. That's Gaurav from Ghaziabad. Gaurav, welcome to the program. Please ask your question. गुड इवनिंग मार्केट कंट्रोल टीम, नमस्ते। नमस्ते, अपना सवाल पूछिए। सीआईआई का एस्टिमेट है कि 2047 में हम लोग 35-45 बिलियन ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी होंगे। सो दैट रिफर्स टू जीडीपी, लेकिन जीडीपी के जो जनक हैं उन्होंने कहा है कि जीडीपी कोई खुशहाली का फैक्टर नहीं है, जीडीपी एक वेल्थ का फैक्टर है, या आपकी सब जो वेल्थ कितनी डिस्ट्रीब्यूटेड इसका फैक्टर नहीं है। तो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूटेड या खुशहाली या वेलफेयर का फैक्टर्स और वेलफेयर के इंडिकेटर्स क्या हैं जो हमें ज्यादा ध्यान देने चाहिए आपके हिसाब से? व्हाट आर द वेलफेयर फैक्टर्स व्हिच वी शुड बी लुकिंग एट एंड व्हाट हाउ आर दे बीइंग मॉनिटर्ड इन इंडियन इकोनॉमी समहाउ? कैन वी सी देम समवेयर? थैंक यू। जी, जब जीडीपी की बात करते हैं तो उसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, जो एक फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आपकी इकोनॉमी प्रोड्यूस करती है। हर साल जब वो बढ़ते हैं तो उसी को ग्रोथ रेट को मेजर करके हम बताते हैं हमने कितना बेहतर प्रदर्शन किया अपने आउटपुट के अंदर, क्योंकि ये सिर्फ एक आउटपुट प्रदर्शन करता है और बाकी के पैरामीटर्स जैसे आपके मोर्टेलिटी रेट्स हैं या पॉवर्टी लेवल्स हैं या पर कैपिटा इनकम है या आपके जो बेसिक सहूलियतें हैं जैसे पानी है या बिजली है या हेल्थ सर्विसेज हैं वो कहाँ तक पहुंची ये नहीं बताते। इसके बावजूद ये भी नहीं बताता कि आपका जो इनकम इनइक्वालिटी है वो कितनी है, जो गिनी कोफिशिएंट बताता है। जब हम इन पैरामीटर्स को देखने की कोशिश करते हैं तो आपके लिए जरूरी है जानना कि एक सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल्स हैं जिनके ऊपर भारत काफी हद तक काम कर रहा है, जिसमें कोशिश की जा रही है कि लोगों तक सुविधाएं पहुंचाई जाएं और जो पॉवर्टी लेवल है उसको कम से कम जो है किया जाए, चाहे वो शिक्षा की सहूलियत हो, स्वास्थ्य की सहूलियत हो, पानी पहुंचाने की सहूलियत हो या और सहूलियतें हों। And now we have Pawan from Himachal Pradesh. Pawan, welcome to the program. Please ask your question. जी नमस्कार जी। नमस्ते। मैं ये जानना चाहता हूँ कि बच्चे के लिए जो है वो एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है मैंने, तो मुझे जो है वो मॉडर्न और जो ट्रेडिशनल पॉलिसी है उनमें से पता करना है कि कौन सी बेनिफिशियल है, नंबर 1 पर ये। और दूसरा जो है मेरा सवाल ये है कि एक पेट्रोलियम जो सेक्टर है उसके शेयर और पावर सेक्टर शेयर, इनमें से दोनों में से किसको जो है वो प्रेफरेंस देनी चाहिए? जी देखिए, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज में जो ट्रेडिशनल पॉलिसीज आती हैं वो आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आती है। आप ज्यादातर ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो एक अर्निंग मेंबर होता है उसके लिए लेते हैं, क्योंकि जो उसकी लाइफ है जब उस पर इफेक्ट होता है तो उसको इंडेमिनिफाई करने के लिए जो पैसा मिलता है वो फैमिली यूज कर सकती है अपने आप को सरवाइव कराने के लिए। जब आप मॉडर्न पॉलिसीज की बात करते हैं तो उसमें चाइल्ड केयर पॉलिसी आती है, जैसे कि उसकी एजुकेशन फंड करने के लिए आप प्रीमियम्स देते हैं और उसकी एजुकेशन फंड की जा सकती है। ऐसे ही आपको बड़े सारे प्राइवेट प्लेयर्स और गवर्नमेंट प्लेयर्स मिल जाएंगे जो ये पॉलिसीज ऑफर करते हैं। जहां तक सेक्टर्स की बात है उसमें पेट्रोलियम सेक्टर एक अच्छा सेक्टर है, क्योंकि कंटिन्यूअसली जो प्राइसेस है ऑयल की वो अभी भी हाई है और उनमें काफी मुनाफा है, तो ये एक अच्छा सेक्टर माना जाएगा। दिल्ली से पंकज सवाल के साथ हैं। हेलो जी पंकज जी, सवाल पूछिए। हाँ जी सर, इट इज वेरी गुड प्रोग्राम और रिटेलर के लिए यही ओनली है। सर, रिप्लाई की बजाय मैं चाहूंगा कि जो शेयर्स है उसको एक बॉडी क्यों नहीं कंट्रोल करती, मतलब कोर्ट के थ्रू सक्सेशन क्यों लेना पड़ता है शेयर्स के लिए? अगर ये एक बॉडी है, सेबी है या आईपीएफ है, एक बॉडी कंट्रोल करे और वो डिसाइड करे कि ये इनहेरिटेंस में शेयर्स हैं उसको पर्टेन करते हैं नहीं करते हैं, मतलब जो सर्वाइवर है उनको मिल सकते नहीं मिलते, तो कोर्ट से क्यों लेना पड़ता है? जी देखिए, इनहेरिटेंस लॉज जो है वो लीगल राइट्स डिफरेंट है देन शेयर्स के राइट्स को। सेबी ओवरऑल देखती है कि फेयर प्रैक्टिसेस चल रहे हों और जो आपके शेयर्स की ट्रेडिंग है वो
उसमें ट्रांसपेरेंसी हो और कोई अनफेयर मीन्स ना अडॉप्ट किए जा रहे हों, प्राइमरीली टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर्स, जो सेबी का काम होता है। अगर आप इनहेरिटेंस लॉज में जाएं और इनहेरिटेंस राइट्स में जाएं, वो आपको सिविल कोर्ट्स में ही मिलते हैं, जिसके तहत आप जो शेयर्स हैं अपने नाम पे करा सकते हैं। उसके लिए आपको ये सर्टिफिकेट देना कि सर्वाइव जो जिनके शेयर्स हैं वो नहीं हैं और उन्होंने आपके नाम पे किए हैं, ये जरूरी चीजें होती हैं। जी, और रुक करते हैं एशियाई शेयर बाजारों का। अमेरिकी शेयर बाजारों में गिरावट के बाद आज एशियाई शेयर बाजार भी फिसल गए। अमेरिका में सितंबर माह में बेरोजगारी दर में कमी आने के बाद फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में तेज बढ़ोतरी की संभावनाएं बढ़ गई हैं। हांगकांग का हैंगसेंग आज 3% टूट गया और चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 1.7% नुकसान में रहा। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स 1.2% नुकसान के साथ बंद हुआ। जापान का निकेई 0.7% और दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.2% की गिरावट के साथ बंद हुए। अंतर्देशीय कारोबार के दौरान यूरोपीय शेयर बाजारों में आज मिला जुला कारोबार रहा। समाचार तैयार किए जाने तक लंदन का FTSE 100 और फ्रांस का कैक दोनों 0.4% की गिरावट, जबकि जर्मनी के डेक्स में 0.5% की तेजी चल रही थी। Moving on to commodities, crude oil prices today fell, snapping the winning streak of 5 straight days. Crude prices declined around 1% as investors looked to slowing economic activity in China, which revived concerns about a global recession and falling global fuel demand. In intraday trade, Brent crude was trading around $97 per barrel, while WTI prices were at around $91.80 per barrel. और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर दिसंबर अनुबंध के लिए सोने का वायदा मूल्य 685 रुपए सस्ता होकर 51,275 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। दिसंबर अनुबंध वाली चांदी भी 1,215 रुपए टूटकर 59,570 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना मंदी के साथ $1,687.40 प्रति औंस और चांदी $19.90 प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। और अब दिल्ली से वी हैव मिस्टर अनिल आहूजा ऑनलाइन विद अस। मिस्टर आहूजा, वी हैव वेरी लिटिल टाइम, सो इफ यू क्विकली आस्क योर क्वेश्चन। हाँ, मेरा प्रश्न यही है कि जो डिजिटल ये शेयर्स हैं अगर खो जाते हैं फिजिकल फॉर्म वाले, उनको डीमैट में कैसे कन्वर्ट कराएं और उसका क्या सोल्यूशन है, प्लीज? जी देखिए, अगर खो जाते हैं तो आपको FIR करानी होगी और उस FIR की कॉपी के बेसिस पे आप डीमैट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पर उसके साथ आपको फोटोकॉपी होनी जरूरी है। जी, और आखिर में प्रोग्राम के हम डॉक्टर यामिनी आपसे यही जानना चाहेंगे कि आज कारोबारी सप्ताह की शुरुआत हुई है। इस पूरे सप्ताह कारोबार शेयर बाजार में कैसा रहने वाला है, आपकी क्या उम्मीदें हैं और निवेशकों के लिए आपकी क्या टिप्स? जी देखिए, काफी वॉलेटाइल रहेंगे मार्केट्स, क्योंकि फेडरल रिजर्व बैंक के जो अग्रेसिवनेस है इंटरेस्ट रेट को लेकर के, वो अभी भी वे करेगा मार्केट्स के ऊपर और FII फ्लोज के ऊपर भी असर करेगा। पर क्योंकि कॉर्पोरेट रिजल्ट्स आएंगे और जैसे आज से शुरू हो गए हैं, वैसे वैसे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस हमें नजर आएंगे। And what do you think about, Yamini, about the free fall of the rupee? Very quick comment. Well, I think the rupee is under pressure primarily because the crude oil prices are high. Also because, the Fed is raising the interest rates, which is putting pressure on the rupee. जी, डॉक्टर यामिनी, सवालों के जवाब देने और चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। And before we close, look at the headlines. Domestic indices log modest losses. Sensex closes below the 58,000 mark. Nifty settles below the 17,250 level. Gold declines to trade around 51,275 rupees per 10 gram for December contract at the MCX. And Brent crude slips to $97 per barrel. And that's it in this edition of Market Mantra. We will be back tomorrow at 3 p.m. with Money Matters and later in the evening at 6:30 p.m. with our regular edition of Market Mantra. Do join us then. Till then, namaskar.